हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं मीना शर्मा आज आपको कम्युनिकेशन में करवाऊंगी क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं या फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्लास में हमारे टीचर और स्टूडेंट होते हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि जो सेंडिंग और रिसीविंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये क्या होता है ड्यूरिंग टीचिंग होता है हमारी, ठीक है, जब टीचर टीच कर रहा होता है स्टूडेंट उसको क्या करते हैं लिसन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचिंग आता है, इसको टीचिंग भी बोल सकते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा सेंटर होता है और रिसीवर होता है। तो सेंटर कौन होता है हमारा टीचर और रिसीवर कौन होता है हमारा स्टूडेंट होता है, ठीक है। जो टीचर होता है वो कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के साथ, कैसे वो कर सकता है उनके साथ, वर्बली, नॉन वर्बली, और हमारे टू टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है ना, एक होती है हमारी वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ओरल एंड रिटन, और नॉन वर्बल में हमारे गेस्चर्स वगैरह आ जाते हैं, साइन लैंग्वेज आ जाती है, सिंबल्स आ जाते हैं। तो हमारे नॉन वर्बल में क्या आते हैं, साइन और सिंबल, ठीक है। उसके बाद कि हमारे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वर्बली और नॉन वर्बली, ठीक है। हमारे टीचिंग प्रोसेस में जो टीचर टीच करता है तो वो एज ए क्या करता है सेंटर काम करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं एज ए रिसीवर काम करते हैं, ठीक है। हमारा वर्बल में कौन से टाइप से आ जाएंगे, ओरली साउंड या हम उसको वर्ड्स का यूज करते हैं, जबकि नॉन वर्बल में हम सिंबल्स या साइन का यूज करते हैं। रिटर्न में क्या कि हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, टीचर क्या होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखकर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर रहा होता है। हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चेन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, उसमें हमारे कितने 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, सेकंड इज मैसेज इनकोडिंग। ये दोनों काम कौन करता है, हमारा सेंडर करता है, ठीक है। सेंडर यहाँ पे कौन है, टीचर। तो हमारे कम्युनिकेशन फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज कि वो अपने जो आइडियाज या थॉट होते हैं उनको फॉर्मुलेट एक मैसेज की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है और मैसेज को इनकोडिंग का काम करता है। इनकोडिंग हमने जब कम्युनिकेशन का मीनिंग किया था उसकी प्रोसेस की थी तब हमने किया था ना कि इनकोडिंग क्या होती है कि आइडियाज या थॉट्स को क्या करते हैं हम सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैसेज का फॉर्मुलेशन करता है और मैसेज की इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग कौन करता है, इनकोडर यानी कौन होता है हमारा सेंडर होता है। वो क्या करता है फिर मैसेज को क्या करता है ट्रांसमिट करता है यानी कि सेंड करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है अपने जो आइडिया मैसेज को किसको करता है, वो हमेशा रिसीवर को। इस साइड कौन होता है हमारा रिसीवर होता है, ठीक है। रिसीवर क्या करता है मैसेज की डिकोडिंग करता है और क्या करता है इंटरप्रिएट करता है अपने वर्ड्स में। जैसे कि टीचर कुछ भी बोल रहा होता है स्टूडेंट क्या करता है उनको समझता है और अपने वर्ड में कन्वर्ट करके, कोई भी रिसीवर होता है वो मैसेज को क्या करता है डिकोडिंग करता है यानी कि अपने वर्डों में यानी कि अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अपने माइंड में उन चीजों को समझता है और इंटरप्रिएट करता है उनके मीनिंग को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है जो हमारा रिसीवर है वो वापस सेंडर के पास क्या भेजता है अपना फीडबैक भेजता है और सेंटर क्या करता है उसको इवेल्युएट करता है कि उसका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है। जैसे टीचर आपसे क्लास में कुछ भी समझाता है कंसेप्ट क्लियर कर, उसके बाद पूछता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप क्या कहते हो यस यस बोलते हो या फिर अपने सिर को हिलाते हो, ठीक है, यस या नो में आंसर देते हो। तो उसके थ्रू हमारा क्या जाता है फीडबैक जाता है, उस टाइम में उसके बाद इवेल्युएट करता है कि कितना उसको समझ में आया, उसका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव था, ठीक है। ये हमने किया क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है कॉल और चेन के अकॉर्डिंग 5 स्टेप्स हमने किए। फर्स्ट हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, नेक्स्ट मैसेज की इनकोडिंग करना, फिर ट्रांसमिशन करना यानी कि ट्रांसफर करना किसको उसमें, फिर उसके बाद हमारा रिसीवर क्या करता है मैसेज को डिकोड करता है इंटरप्रिएट करता है और फीडबैक भेजकर उसको इवेल्युएशन का काम होता है। नेक्स्ट आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे कि हमने डिस्कस की कि टीचिंग की तरह ही होता है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है वही सभी क्लासरूम कम्युनिकेशन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि
टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर। जो हमारा पीपल होता है, स्टूडेंट होता है या हमारा लर्नर जो होता है, उसके बिहेवियर में वैसा ही चेंज लेके आना जैसा टीचर चाहता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंसेप्ट क्लियर पढ़ाने के बाद टीचर क्या सोचता है कि उसकी नॉलेज हो, आप जो स्टूडेंट है वो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, तो वही उसके बिहेवियर में चेंज आएगा ना, स्टूडेंट को अच्छे से वो चीजें समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट है मोटिवेट स्टूडेंट। जो लर्नर होता है, हमारा स्टूडेंट होता है, उसको मोटिवेट करना कि वो अच्छे से स्टडी करे। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल लर्निंग, कि जो भी टीचर टीच करवा रहा होता है वो मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। जो हमारा लर्निंग होता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है ना, कि लर्न करने के बाद हमें कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट आता है हमारे बिहेवियर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहले कौन होता है हमारा सेंटर। सेंटर कौन होता है? जो सोर्स का काम करता है, जहां से इंफॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। ये क्या होता है? इनकोडर होता है, क्योंकि इनकोडिंग का काम भी ये करता है, क्योंकि अपने मैसेज को क्या करता है, सिंबल्स में कन्वर्ट करता है इनकोडिंग में। ये कौन होता है हमारे क्लासरूम में? वो होता है एज ए टीचर होता है। तो टीचर ये सभी रोल प्ले करता है, सेंटर का, सोर्स का और इनकोडर का। हमारी जो टीचिंग होती है उसमें टीचर क्या करता है? सोर्स का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज। मैसेज क्या होता है? हमारी जो इनकोडिंग की है, उस जो साइंस और सिंबल्स उसने डोनेट की, मतलब कि दिखाए हैं, साइंस और सिंबल्स में कन्वर्ट किया है, उनको अगर हम इकट्ठा कर देते, कंसिस्ट कर देते, तो वो क्या आ जाता है? हमारा मैसेज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम। मीडियम कौन सा होता है कि टीचर कोई भी मीडियम यूज कर सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या बोलकर, ओरल, रिटन, तो वो सब हमारे किसमें आ जाएंगे? मीडियम में। नेक्स्ट आता है हमारा क्या आता है? चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल होता है जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं। वो कौन सी फॉर्म में हो सकता है? ऑडियो में, वीडियो में, जैसे भी हम अब कर रहे हैं, वो कौन सा है? ऑडियो वीडियो दोनों चैनल है ना, तो वो आ जाएगा हमारे ऑडियो एंड वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉइस। नॉइस को हम क्या बोल सकते हैं? बैरियर्स भी बोल सकते हैं। हमने कम्युनिकेशन में किया था ना कि नॉइस हो या बैरियर आ जाते हैं जब हमारा सेंटर क्या करता है? रिसीवर तक मैसेज पहुंचा जाता है, तो इस ड्यूरिंग प्रोसेस में कहीं पे भी नॉइस क्रिएट हो सकती है, यानी कि बैरियर आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो सेंटर मैसेज सेंड करना चाहता है वो रिसीवर तक एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे हमारा रिसीवर कौन होता है? हमारा स्टूडेंट क्या होता है? हमारा रिसीवर होता है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? टीचर क्वेश्चनिंग करता है तो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये हमने किए एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये सेम एलिमेंट होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में भी एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम कि क्या? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कैसे, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ए टीचर, कि एक टीचर को कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। एक टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने लर्नर को अंडरस्टैंड करे, कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी स्किल कैसी है, आईक्यू कैसा है उसका, ठीक है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है स्टडी के प्रति, कि वो स्टडी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट है या नहीं उस सब्जेक्ट में। तो सब किस में आ जाएगा? हमारी लर्नर की अंडरस्टैंडिंग करते टाइम टीचर को ये सब चीजें कंसीडर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। उसके लिए वो क्या कर सकता है? अपने पीयर ग्रुप से हेल्प ले सकता है या अपने कलीग्स से होता है। टीचर क्या करता है? अपनी सीनियर स्टाफ से कंसल्ट कर सकता है या अपने टीचर्स जो उसके होते हैं उनके साथ भी बातें कर सकते हैं। स्टूडेंट से भी पूछ सकता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर करें, कहाँ उसमें वीकनेसेस है, ठीक है, उनको दूर करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव कर सकता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। पेडागोजी किससे रिलेटेड होता है? हमारे जो चाइल्ड होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, स्कूल लेवल पे आते हैं, उनकी स्टडी को क्या करते हैं? हम पेडागोजी बोलते हैं। ठीक है, कि उनको हमें टीचिंग्स में सिखाया जाता है कि पेडागोजी में एक क्या है? टीचिंग की स्किल्स सिखाई जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनके टीचिंग मेथड कैसे होंगे, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं टीचर को टीच करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रागोजी। एंड्रागोजी कौन सा होता है? अडल्ट जो लर्नर होते हैं उनको कैसे टीच करना चाहिए, वो हमारा किस में आ जाएगा? एंड्रागोजी में। ठीक है, तो एक टीचर को नॉलेज होनी चाहिए पेडागोजी की और एंड्रागोजी की। नेक्स्ट आता है
अडॉप्ट फ्लेक्सिबल टेक्निक्स, कि टीचर को ना स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को अगर लेक्चर मेथड बोरिंग लग रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए वो टीचिंग एड्स का यूज कर सकता है, अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ और चीजें ऐड कर सकता है, ब्लैक बोर्ड पे राइट करना लेक्चर के साथ। ठीक है, ये सब चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, अब कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एम्बेडेड टेक्निक्स, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके टीचिंग करवा रहे हैं। तो हमारी टीचिंग टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट भी हम कर सकते हैं, कि किसी स्टूडेंट को किसी मेथड से समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जो हमारा टीचर का टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है, कि टीचर को अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट या कंटेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि उसे वो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन, कि हमारा जो मैसेज होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, वो कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा मैसेज होता है उसको डिजाइन करते टाइम यानी कंस्ट्रक्ट करते टाइम हमें देखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके लिए क्या दिया है, एक शॉर्ट फॉर्म दी गई स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, वो हमारा जो कंटेंट होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम फ्रेम के अंदर वो कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। एस का मतलब क्या था हमारा, स्पेसिफिक। एम का मतलब क्या था, मेजरेबल। ए का मतलब अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक, और डी से टाइम फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर सीक्वेंसिंग। प्रॉपर सीक्वेंसिंग में क्या कि जो हमारा कंटेंट होता है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें इजी चीजें करनी चाहिए, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट जाना चाहिए हमारा जो कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, नोन टू अननोन। कैसे, कि जो स्टूडेंट को पहले से उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि उन्हें कितना आता है, उसके बाद जो उन्हें नहीं पता होता वो हम आगे करवाते हैं। जैसे भी आप क्लास में जाते हो तो टीचर आपके कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूछता है कि इसके बारे में आपने कभी सुना है, पढ़ा है। तो क्या होता है, हमारे जो नॉन नॉलेज होती है उससे अननोन नॉलेज की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, इस इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए, अब कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब कि फिक्स चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा जो चाइल्ड लेवल पे जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्क्रीट बेस पे होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं हायर लेवल पे जाके हमारी एजुकेशन क्या हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, कि वो हमारे वाइड लेवल पे हो जाती है। नेक्स्ट आता है इजी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज एक टीचर यूज करे वो इजी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट है उनको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट सिंबल्स, की जो सिंबल्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स है। जैसे कि प्लस का निशान ये फिक्स है, आप इसकी जगह ये निशान यूज नहीं कर सकते। जो हमारे सिंबल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड फिक्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए। रेलिवेंट एक्सरसाइज। रेलिवेंट एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि उनको बच्चों को स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करनी देनी चाहिए। जैसे कि आपको ये क्लासरूम कम्युनिकेशन करवा दिया, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो बच्चों ने कितना अंडरस्टैंड किया, कितना उन्हें समझ में आया, उसके लिए क्या करते हैं टीचर्स, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दें, उसका डिफिकल्ट लेवल मेजर करने के लिए बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ। तो क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चल जाए कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको कितना समझ में आया, कितना नहीं। तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी देनी चाहिए हमें स्टूडेंट्स को। ठीक है, हमने अभी प्रिंसिपल किए अकॉर्डिंग टू क्लासरूम। क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट था हमारा टीचर के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट है हमारा मैसेज डिजाइन के अकॉर्डिंग, और आगे हम करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अब तक हमने किया कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके एलिमेंट क्या थे, उसकी प्रोसेस कैसे थी, और क्या था हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने किया कि टीचर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो मैसेज होता है उसके लिए हमारे क्या मैसेज डिजाइनिंग में हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेथड एंड
मीडिया, कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए, कौन सा मीडिया यूज करना चाहिए, उसके लिए हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे वो हम अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेलिवेंट मेथड ऑफ एंड मीडिया। जो हमारा मेथड और मीडिया होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे स्टूडेंट्स के या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे मेथड है जैसे कि टीचिंग के मेथड हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े होंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड या लर्निंग बाय डूइंग मेथड, तो अलग अलग मेथड को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसकी रेलिवेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। उसके अलावा हम कौन कौन सा मीडिया यूज करेंगे, जैसे कि अब हम कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वो कौन सा हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होगा उसी मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफ मेथड्स। ठीक है, हमारा की वैरायटी ऑफ मेथड में कैसे इंक्लूड करेंगे कि जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए मेथड्स को हम उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। वैरायटी होनी चाहिए, जहाँ पे भी स्टूडेंट्स को लगे कि ये मेथड हमें समझ में नहीं आ रहा वहां पे आप उसको चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमारे क्या करते हैं कई बार एक मेथड हम यूज करते हैं उससे क्या होती है बोरिंगनेस आने लगती है, बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता है हमारी टीचिंग के प्रति। तो क्या होना चाहिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, कि जो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट क्या होता है अपने आप में अलग होता है दूसरे स्टूडेंट से, तो पूरी क्लास को स्टडी करवाते टाइम टीचर को क्या करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को भी कंसीडर करना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इसीलिए टीचर को क्या करते हैं वेरिएट मेथड ऑफ टीचिंग यूज करनी चाहिए। ठीक है, हर स्टूडेंट को अलग कंसीडर करना चाहिए, उन्हें हर स्टूडेंट के प्रति ध्यान देना चाहिए पूरी क्लास में, पूरी क्लास को साथ में लेकर चलना चाहिए और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटर क्वालिटी ऑफ मीडिया। जो भी मीडिया हम यूज कर रहे हैं वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि हम अब टीचिंग कर रहे हैं तो हमारी वीडियो में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए मीडिया की, बेटर होनी चाहिए, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ मीडिया वीक हो। क्या होना चाहिए बेटर होना चाहिए, आप में लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छे से सब कुछ कम्युनिकेट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग। हमारा मीडिया ऐसा होना चाहिए जो टीचर और स्टूडेंट को अलग ना करे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है हमारा मीडिया, कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, वो किसी मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं ना। टीचर और लर्नर, कई बार क्या होता है हमारे टीचर और लर्नर अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है स्टूडेंट कहीं और बैठे होते हैं, टीचर कहीं और टीच कर रहे होते हैं। तो क्या तो मीडिया हमारा ऐसा होना चाहिए जो टीचर और लर्नर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, इंटीग्रेट करे, ना कि आइसोलेट करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा, लर्निंग टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में। फर्स्ट आता है क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, कि ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, कि हमारी क्लास में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, जितने स्टूडेंट्स के लिए प्लेस अवेलेबल है उसमें उतने ही होने चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट होने चाहिए या 40 होने चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारे जो प्राइमरी लेवल पे है उसमें 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एवरेज बेसिस पे लेके चले तो हमें 35 स्टूडेंट्स एक क्लास में होने चाहिए। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जितने भी क्लास की साइज और स्टूडेंट्स को मैटर करता है कि एक साथ टीचर कितने स्टूडेंट्स पे फोकस कर सकता है। तो हमारा प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स सिट करेंगे या 40 करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छे से कन्वर्सेशन हो सके, टीचर सब पे फोकस कर सके। अगर हमारी सीटिंग ज्यादा होंगी तो ज्यादा दूर तक जाएंगे तो बच्चे का टीचर का ध्यान सभी स्टूडेंट्स पर नहीं जा सकता, इसलिए सीटिंग क्या होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, जहाँ से स्टूडेंट्स को भी क्या पूरा ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखे, टीचर क्या बोल रहा है वो उन्हें दिखे। अगर ओवर क्राउडेड होंगे या सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स, कि हमारा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए। हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करे, फियर वाला नहीं होना चाहिए, उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए अलग मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए या टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक, तो हमारा क्या होना चाहिए रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को डराकर या धमकाकर नहीं, उनको अच्छे से फ्रेंडली नेचर के साथ उनसे रिलेशनशिप रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा
इंकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्थी कंपटीशन। उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कि हेल्थी कंपटीशन बिल्ड करना चाहिए। एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि कंपटीशन हेल्थी होगा तभी वो अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। नेगेटिव कंपटीशन में क्या करेंगे, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे, यानी कि उनको एक दूसरे से नीचा करने की कोशिश करेंगे। जबकि हेल्थी कंपटीशन में क्या है कि हमें और स्टडी करने के लिए मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि जैसे बाकी स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स भी उनको देखकर अच्छे से करें। तो ये क्या हमने आज क्या किया, क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होता है। उसके बाद हमने किया कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, 5 स्टेप्स की थी हमने कॉल एंड चेन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने किया था ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। उसके बाद हमने किया क्या क्या एलिमेंट हम इंक्लूड करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। फिर हमने किए थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही। क्लासरूम कम्युनिकेशन का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या आप फर्दर किसी और पॉइंट पे आप करना चाहते हो तो हमें कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।